हाँ स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। देखिए बेटा, लास्ट क्लास में ईंधन सेल के बारे में डिस्कशन किया था। ईंधन सेल में थोड़ा सा ये बताया था, होता द्वितीयक टाइप के सेल है ना, सेकेंडरी सेल है ना, ठीक है। लेकिन उसमें क्या फ़र्क था कि जो हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है ये सेल में बाहर से प्रवाहित की जाती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस सेल से बाहर से प्रवाहित की जाती है ना, ठीक है। ये फ़र्क था उसका, यानी कि जो भी अपने अभिकारक होते हैं वो सेल में बाहर से दिए जाते हैं, ठीक है। और उसकी रिएक्शन वगैरह सारी चीज़ें आपने देख ली थी, हाइड्रोजन गैस कहाँ प्रवाहित कराते हैं, ऑक्सीजन गैस कहाँ प्रवाहित कराते हैं, चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो अब इसके आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक बच रहा है इस चैप्टर का ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं ना, इसमें सबसे लास्ट टॉपिक है कोरोजन, ठीक है, संक्षारण। हेडिंग डालो, संक्षारण कोरोजन, संक्षारण कोरोजन। हेडिंग डालो बेटा। ये नाम पहले भी सुन रखा होगा आपने, कोरोजन, तो ठीक है। ये छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं हम। संक्षारण 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 क्या होता है? नॉर्मली देखो बेटा क्या होता है ना, कोई भी मेटल होती है ना, धातु, वो धातु क्या करती है, अपनी जो बेसिक उसकी प्रॉपर्टीज होती है ना उसको लॉस कर देती है, ठीक है। जैसे नॉर्मली सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है इसका लोहे पर जंग लगना, ठीक है ना, लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग वाला प्रोसेस जो होता है ना, जंग लगने वाला प्रोसेस, तो ये संक्षारण का सबसे बेहतरीन उदाहरण है और इसकी मैकेनिज्म ही अपने सिलेबस में अभी, ठीक है। बाकी आपने इसके अलावा भी सुना होगा, कॉपर जो होता है उस पर ग्रीन कलर की लेयर जमा हो जाती है, हरे रंग की परत जमा हो जाती है। सिमिलर आपने सुना होगा, चांदी पर काले रंग की परत जमा हो जाती है, धीरे धीरे काले हो जाती है ना, वो भी एक तरीके से संक्षारण ही है। संक्षारण का मतलब क्या है, उसका जो मौलिक मतलब मौलिक गुण है ना, उसके जो मूलभूत गुण बोलेंगे जिनको, जो स्टार्टिंग में होने चाहिए थे, वो गुण अपने आप में से वो खो देता है। अगर वो खो देता है तो हम कह देंगे वो उसमें क्या हो गया, संक्षारण हो गया, ठीक है। लोहा नॉर्मली रहता है, आयरन, आयरन अपने आप में प्योर फॉर्म में जैसा मिलेगा मिलेगा, उसमें बढ़िया चमक होती है, अच्छा खासा उसमें मजबूती मिलती है। लेकिन रस्टिंग ऑन आयरन मतलब उस पर जंग लग गई, जंग लगने के बाद देखोगे आप उस पर तो उसकी चमक खत्म हो गई। भाई कोई भी जो लोहा आपने आयरन देखा होगा जिस पे जंग लग रही होगी तो आपने देख लिया होगा उसकी चमक वमक कुछ नहीं है ना। और उसके अलावा उसकी जो मजबूती थी वो मजबूती भी खत्म हो गई, ठीक है। तो क्या हुआ, उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी थी ना जिसलिए उसको, है ना, तो वो सारी प्रॉपर्टी उसने लॉस कर दी, खो दी। यही होता है ना, बस इसी प्रोसेस को हम कहते हैं संक्षारण, ठीक है। बाकी हम डिटेल से पढ़ेंगे। लोहे पर जंग लगने वाला जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है बेटा। संक्षारण जो प्रोसेस है ना, ये इलेक्ट्रोकेमिकल यानी विद्युत रासायनिक, है ना, विद्युत रासायनिक प्रोसेस है ना, ये क्रिया विधि होती है। इसका मतलब क्या है बेटा कि इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। कुल मिला के बात करें तो यही है, क्योंकि हमने देखा इलेक्ट्रोकेमिकल में जो भी रिएक्शंस आती है वो सारी रेडॉक्स अभिक्रिया आती है ना। तो जो जंग लगने वाला प्रोसेस है ये भी एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है ना। इसमें भी कोई एनोड होता होगा, कोई कैथोड होता होगा, रिएक्शंस होती होगी, पूर्ण सेल अभिक्रिया होती होगी, सेल का कोई विभव आता होगा, सारी चीजें आएगी इसमें। उन सबको एक एक को डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा इसका बेसिक लिख लेते हैं। संक्षारण हेडिंग डाल दी, इसमें लिखिए कुछ धातुएं वायु जलवाष्प अथवा कुछ अम्लों की उपस्थिति में, कुछ अम्लों की उपस्थिति में अपने मौलिक गुणों को खो देती है। अपने मौलिक गुणों को खो देती है, इसे ही संक्षारण कहते हैं, इसे ही संक्षारण कहते हैं। बस बेटा संक्षारण हेडिंग डलवाइए और इसमें मैंने 2 लाइन लिखवाई है, आप जगह छोड़ लेना उस हिसाब से ना, ठीक है। उदाहरण लिखो इसमें, उदाहरण में लिखो लोहे पर जंग लगना, मतलब ब्राउन कलर की लेयर जमा हो जाती है आयरन पर, है ना, लोहे पर जंग लगना। कॉपर पर हरे रंग की परत जमा होना, कॉपर पर हरे रंग की परत जमा होना।
सिल्वर पर काले रंग की परत जमा होना, चांदी की बात कर रहा हूँ ना, सिल्वर। कॉपर पर हरे रंग की परत जमा होना, और एग्जाम्पल लिखो, सिल्वर पर काले रंग की परत जमा होना। सिल्वर पर काले रंग की परत जमा होना। ठीक है, हाँ। अब इसमें सब हेडिंग डाल लो, लोहे पर जंग लगने की क्रियाविधि। लोहे पर जंग लगने की क्रियाविधि। लोहे पर जंग लगने की क्रियाविधि है ना। देखो बेटाओ, जंग लगने में 3 चीजें प्रयोग होगी। पहले ये तो आपको समझ में आ गई है ना। अब इसमें समझना, इसके अंदर नॉर्मली क्या होता है बेटा, जंग कब लगती है? एक तो लोहा तो मिलना ही चाहिए जिस पर जंग लगनी है ना। उसके साथ साथ बेटा वायु मिलनी चाहिए, एयर। एग्जैक्टली क्या, वायु में से ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया होती है। वायु के अंदर जो ऑक्सीजन गैस है ना, वो इस पर रिएक्शन करता है। और इसके अलावा जलवाष्प उपस्थित होनी चाहिए, है ना। इसके अलावा एक क्या होनी चाहिए, जलवाष्प। जलवाष्प का मतलब समझ ही गए आप, H2O। इन तीनों की उपस्थिति में लोहे पर जंग लग जाती है। ठीक है, अब कैसे कैसे प्रोसेस होता है उसको समझेंगे। तो इसमें क्या होता है ना बेटा, एनोड का जो काम करता है ना, वो काम करता है Fe की जो लेयर होती है, मतलब लोहे की जो सतह होती है वो एनोड का काम करती है। लोहे की सतह किसका काम करती है? एनोड का। ठीक है, जैसे मान लो ये आयरन की सरफेस है ना। ठीक है, अब इस पे क्या होगा बेटा, मॉइस्चर भी होना चाहिए, मतलब H2O की प्रेजेंस होना चाहिए। और ये अपने आप में Fe हो ही गया, सही है। ठीक है, साथ में ऑक्सीजन गैस भी आनी चाहिए, यहाँ ऑक्सीजन गैस भी होगी। ठीक है, इन सब की प्रेजेंस में ही हो रहा है ना सारा प्रोसेस। तो होता है क्या है बेटा, एनोड पर देखो, एक एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इसको। ठीक है, एनोड पर होता है Fe, ये वर्क करता है। ठीक है, Fe क्या करता है बेटा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। ठीक है, क्या कह रहा हूं बेटा, एनोड पे जो Fe है ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बनाता है, Fe2+ आयन बनाता है। Fe2+ आयन बनाता है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब बात करूं मैं कैथोड पर। कैथोड पर क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन गैस जो दिख रही है ना आपको, ऑक्सीजन गैस, ये कैथोड पर वर्क करेगी, है ना। एनोड पर क्या काम किया, Fe। कैथोड पर क्या काम करेगा, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस है, और साथ में ही सुनना बेटा कि जो H2 है ये इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य का काम करता है। ठीक है, ये किसका काम किया बेटा, एनोड का। ये किसका काम किया, कैथोड का। ये किसका काम कर रहा है, विद्युत अपघट्य का, इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है ना। अब क्या होता है इसमें, ये जो H2 है ना, ये तो अपघटित होगा। अपघटित कैसे होगा बेटा, H+ और OH-। सही है ना, H+ और OH-। आपको पहले से पता है ना, एनोड तो कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, बहुत बार बताया है। पॉजिटिव बेटा, पॉजिटिव। ये जो आता है वो एक ही सरफेस पे हो रहा है ना, एक ही कंटेनर में हो रहा है। और कैथोड पे क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव वाले के पास में H+ आएगा कि OH- आएगा, H+ आएगा। वो H+ इसके पास में आएगा। अब देखो इतना समझो बेटा, है ना, इसमें से ये H+ है। ठीक है, अब इसको बैलेंस करेंगे, इसमें 4 H+ लगा लेंगे भी ना। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन तो आएंगे आएंगे, एनोड के इलेक्ट्रॉन तो कैथोड पे ही जाते हैं। यही प्रोसेस होगा। ये H+ क्या करता है, इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ के H2O बनाता है, जल। तो आपको समझ में आ रही है, 2 ऑक्सीजन है तो कितनी हाइड्रोजन होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, है ना। तो ये आपस में बैलेंस होके क्या बना लेगा, 2H2O। ठीक है, अच्छा बेटा इस पे देखो कितना चार्ज है, यहाँ प्लस का 4 चार्ज है ना, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, माइनस के 2। अभी भी कितना बचा हुआ है, 2 और बचा हुआ है ना। चार्ज बैलेंस नहीं हुआ इसमें, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ाओ, इसमें 2 की जगह कितना कर दूंगा मैं,
मतलब आपको इसके हिसाब से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये कुछ नहीं भाई 2 Fe लेने पड़ेंगे और क्या करेंगे, यही बात समझ में आ रही है। उसको बैलेंस करना पड़ेगा ना भाई, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो 2 रिएक्शन में 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, वो चारों इलेक्ट्रॉन अब बैलेंस हो जाएंगे, है ना। तो प्लस के 4 है माइनस के 4 है, ये होगा बैलेंस, इससे इस पर तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, वो तो बनेगा H2 ही, ठीक है। तो ये रिएक्शन होगी कैथोड पर। फिर बात आएगी पूर्ण सेल अभिक्रिया की, कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या होती है। तो बेटा कुछ कट रहा है जो देख लो क्या क्या कट रहा है एक बार बताओ। अच्छा इलेक्ट्रॉन करने के लिए बेटा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं पहले, हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन काट दो, और तो कुछ भी नहीं कट रहा है ना, ठीक है। इधर क्या बच रहा है 2Fe ऑक्सीजन 4H+, ये एरो किस तरफ का है, एरो के उस तरफ का क्या बच रहा है 2Fe2+, ये हो गया, और प्लस 2H2, ये कंप्लीट सेल रिएक्शन हो गई, समझ में आ गई बात, है ना। तो कंप्लीट सेल अच्छा अभी तक ये जंग नहीं लगी, जंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं हुआ, अभी तक ये हुआ Fe अलग अभिक्रिया किया, ऑक्सीजन अलग अभिक्रिया किया, और इस तरीके से पूर्ण सेल अभिक्रिया बन गई। यहाँ तक की चीजें समझ में आई। अब इसके बाद में क्या होगा वो समझो आप, कि अभी तक जो बना हुआ है ना आपके पास में सिर्फ इतना सा हुआ है कि Fe जो है ना वो 2+ की फॉर्म में बन गया है, ठीक है। फिर क्या होता है बेटा, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में, सुनना ध्यान से, Fe जो है ना 2+ है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में पहले बनाता है Fe3+। अरे 2+ तक यहां मिल गया आपको। अब मैं क्या कह रहा हूं आगे सुनना, सुनिएगा, यहां तक की चीजें समझ में आ रही है। इसके आगे क्या बता रहा हूं, Fe2+ जो आयन है ना फेरस है, फेरस किस में कन्वर्ट होता है, फेरिक में। ये सब कुछ रिएक्शन पहले तो +2 में कन्वर्ट होगा, फिर +2 किस में कन्वर्ट होगा, +3 में, और ये +3 जाकर के ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। मतलब क्या होता है ना, हम Fe2+ की रिएक्शन नहीं कराएंगे, कौन करेगा, Fe3+। तो Fe3+ जो है ना ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, ठीक है। और ये जो रिएक्शन होती है वो मॉइस्चर की उपस्थिति में, नमी की उपस्थिति में हो रही है, मतलब H2O तो है ही। तो ये प्रोडक्ट बनाता है Fe2O3, इसको मैं यहां लिख देता हूं ना, Fe2O3 क्या प्रोडक्ट बनाता है बेटा, ये Fe2O3। भैया आपस में रिएक्शन करेंगे, और किसकी उपस्थिति में हो रही है रिएक्शन, जल की उपस्थिति में। सुनिएगा ध्यान से, सुनते रहिएगा। ये पूरे प्रोसेस में +2 बना, Fe+2 किस में कन्वर्ट होगा, Fe3+ में, है ना। अब Fe3+ जो है ना वो ऑक्सीजन से और जलवाष्प के दोनों के साथ रिएक्शन करके और ये बनाता है फेरिक से फेरिक ऑक्साइड, है ना। तो फेरिक ऑक्साइड में आपको पता है बेटा इस पर +3 है, ऑक्सीजन पे -2 है, तो यहाँ आएगा 2, यहाँ जाएगा 3, बना दिया Fe2O3, ठीक है क्या। और साथ में H2O की संख्या है ना बेटा, इसका कोई फिक्स नहीं है, इसलिए मैं इसको X Y Z कुछ भी मान लो आप इसको, है ना। तो नॉर्मली इसके साथ में XH2O लिख देते हैं हम। कितने जल के अणु है नहीं पता, है ना, XH2O लिख देते हैं इसके साथ में, कुछ जल के अणु होते हैं बस। ये जो बन के आया ना इसी को बोलते हैं जंग, रस्ट, है ना। इसी को क्या कहते हैं बेटा, जंग। जंग का फॉर्मूला क्या है, Fe2O3 और XH2O, है ना। भाई जल की कुछ ना कुछ क्वांटिटी होगी, जो भी होगी वो फिक्स नहीं है कुछ भी, इसलिए X लिख दिया वहां, ठीक है ना। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जो लोहे पर कोरोजन वाला प्रोसेस है ना, आयरन पर, है ना, इस वाले को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो इस पर भी समझ में आया, एनोड है कैथोड है, पूरी अभिक्रिया हुई। फिर उसके बाद में Fe2+ +3 में कन्वर्ट हुआ, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके फेरिक ऑक्साइड बनाएगा और उसमें जल के अणु जुड़ेंगे, इसको बोलते हैं हम जंग। भूरे रंग की परत होती है, ब्राउन कलर की, और ये तो आप जानते ही होगे फिर, है ना। क्लियर है यहाँ तक की बातें, बस इसको लिख लेते हैं, है ना। लिखो, इसमें हेडिंग तो डाल ही ली आपने क्रिया विधि में ना, लिखो लोहे पर जंग लगने के लिए लोहे पर जंग लगने के लिए आयरन की सतह कोमा वायु ब्रैकेट में लिख देना ऑक्सीजन गैस,
ब्रैकेट में लिख देना ऑक्सीजन गैस, है ना, तथा जलवाष्प की आवश्यकता होती है। जलवाष्प की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट लाइन में लिखना, सर्वप्रथम Fe इलेक्ट्रॉन त्याग कर Fe2+ आयन बनाता है, फेरस आयन बोलेंगे इसको ना। Fe इलेक्ट्रॉन त्याग कर Fe2+ आयन बनाता है। जो एनोड के रूप में प्रयोग होती है। जो एनोड के रूप में प्रयोग होती है। ठीक है, अच्छा ये अभिक्रिया लिख दो एनोड वाली, है ना, ऐसे लिख देना एनोड और आगे लिख देना ऑक्सीकरण और फिर अभिक्रिया लिख दो। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, ये बात तो सबको पता है ना बेटा। अच्छा ये 2 तो मैंने बैलेंस करने के लिए लगाया था, कोई जरूरत नहीं आपको लिखना ना। इतने को Fe से Fe2+ और 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, एनोड पर। नहीं लिखवाऊंगा अभी। इसका वोल्टेज भी लिखना चाहो तो लिख देना बेटा E, ये Fe से जो +2 बन रहा है ना, ये होता है बेटा -0.44 वोल्ट, है ना, -0.44 वोल्ट। अच्छा ये तो अपन अपचयन ऑक्सीकरण लिख रहे हैं ना, तो प्लस में कर लो इसको या फिर इसको चेंज कर लो, अपचयन में कर लो ना, Fe2+ से Fe, क्योंकि हम तो अपचयन विभव भी लिखते हैं ना हमेशा, अपचयन विभव भी लिखते हैं ना भाई। प्लस से मैं इसमें बनाऊंगा तो फिर तो हो जाए ना, तो प्लस में लिखना पड़ता है उसको। ये ऑप्शनल है बेटा, ये याद रखना चाहो तो रख लेना आप, है ना। इसी से एनोड के आगे अभिक्रिया में लिख दो E Fe2+ से Fe बनेगा। इसके लिए मानक अपचयन विभव कितना होता है? मानक अपचयन विभव कितना होता है बेटा? -0.44 वोल्ट, -0.44 वोल्ट। लिख दिया। फिर लिखो नेक्स्ट लाइन में, कैथोड पर ऑक्सीजन गैस H+ आयनों से अभिक्रिया करके H2O में परिवर्तित होती है। H2O में परिवर्तित होती है। तो कैथोड वाली अभिक्रिया लिख दो। कैथोड वाली अभिक्रिया लिख देना बेटा ना। लिख दिए। इसके लिए भी लिखना चाहो तो लिख लेना 1.23 वोल्ट होता है बेटा, 1.23 है ना। लिखना चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें जो E0 सेल आएगा वो कितना है बेटा? 1.23 वोल्ट। प्लस में आता है, ध्यान रखना, कैथोड वाली। एनोड वाली माइनस में और कैथोड वाली प्लस में, है ना। ये तो आपको वैसे भी पता है, जिसका अपचयन विभव कम होता है वो कैथोड एनोड का काम करती है, जिसका ज्यादा होता है वो कैथोड के रूप में आती है। फिर लिख दो पूर्ण सेल अभिक्रिया। पूर्ण सेल अभिक्रिया। अच्छा ये चीज आपको समझ में आ रही है बेटा? ऑक्सीजन था 0 था ऑक्सीजनांक, और ऑक्सीजन -2 पे चला गया, कम हो गया, अपचयन हुआ है ना। 0 से -2 आया तो अपचयन हुआ है ना। अगर लिखना चाहो तो O2 से H2O बनाया है अपन ने, लिखना चाहो तो, बाकी कोई इशू नहीं है। लिख दिया? ओके, पूर्ण सेल अभिक्रिया हो गई ना। ये बताओ पूर्ण सेल अभिक्रिया का E0 सेल कितना आएगा? पूर्ण सेल अभिक्रिया का E0 तो आपको पता है कैथोड माइनस एनोड करते हैं, सही है क्या? कैथोड माइनस एनोड। कैथोड का कितना है बेटा? 1.23 वोल्ट, माइनस एनोड कितना है? 0.44 वोल्ट माइनस का,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो गया 4 2 6 और 1 7, इतने वोल्ट हो गया, इतने वोल्ट हो गया ना। तो ये ध्यान रखना है, इसमें ऐसा होता है ना कैथोड माइनस एनोड, इसी के आगे लिख देना ना। ई नोट सेल कितना हो जाएगा इसके लिए, पूर्ण सेल अभिक्रिया के लिए 1.67 वोल्ट। हो गया बेटा। अब लिखो इसके आगे, पूर्ण अभिक्रिया से प्राप्त, पूर्ण अभिक्रिया से प्राप्त फेरस आयन, फेरस मतलब Fe2+, Fe2+, फेरस आयन ऑक्सीजन तथा H2O की उपस्थिति में ऑक्सीजन तथा H2O की उपस्थिति में फेरिक आयन, फेरिक आयन Fe3+ में परिवर्तित होते हैं, फेरिक आयन में परिवर्तित होते हैं। फेरिक आयन समझ में आ गई बात, Fe3+ है ना, जो निम्न अभिक्रिया दर्शाता है। जो निम्न अभिक्रिया दर्शाता है, ठीक है भाई। तो ये अभिक्रिया लिख दो, है ना, ये वाली अभिक्रिया लिख देना बेटा। Fe3+ फिर ऑक्सीजन और H2O की उपस्थिति में Fe2O3 और XH2। इसी को जंग बोलते हैं, तो इसके नीचे लिख लेना यही जंग है ना। जंग का फॉर्मूला पूछे तो यही बताना है। हो गया, बस इसी को क्या बोलते हैं बेटा, जंग का फॉर्मूला। जंग का सूत्र पूछे Fe2O3 XH2, ये लिखोगे कहीं भी, है ना, ठीक है। जंग का रासायनिक सूत्र एग्जाम में पूछा जा सकता है आधे नंबर में, Fe2O3 XH2। बाकी अभिक्रिया पूछे, देखो संसारण से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा, मतलब कि जंग किसे कहते हैं, संसारण क्या होता है, कुछ भी पूछ ले, तो आपको ध्यान रखना बेटा एनोड की अभिक्रिया, कैथोड की अभिक्रिया, पूर्ण सेल अभिक्रिया और ये लास्ट अभिक्रिया, इन चारों अभिक्रियाओं के बिना कभी समझाना ही नहीं है। मतलब ये चारों अभिक्रिया लिखनी जरूरी है, कंपलसरी है, नंबर तो इनसे ही मिलेंगे। बाकी XYZ आपको जो लिखना है वो लिख लेना, उसमें थ्योरी के रूप में जो भी लिखना चाहो अपने वर्डों में लिखा करो, बट ये जरूरी है, ध्यान रखना। समझ गए क्या, इसके बिना काम नहीं चलेगा। आप कितना ही लिख देना थ्योरी में, आपको पता है संसारण में ये होता है, वो होता है, इतना होता है ना, पर अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है इसमें चारों अभिक्रिया नहीं लिखे ना, तो आपको 1 नंबर कतई नहीं देगा वो। उसकी इच्छा होगी तो आधा नंबर जरूर दे सकता है, 1 नंबर किसी भी हालत में नहीं मिलेगा ना। कहने का मतलब यही है, संसारण या लोहे पर जंग लगने से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको यही चीजें लिखनी है, बिना अभिक्रिया के इसका आंसर नहीं बनेगा। आगे बात समझ में है ना, जिसमें Fe2+ में बना, ऑक्सीजन रिएक्शन H+ से अभिक्रिया करके H2 बनाया, मिला करके दोनों अभिक्रिया लिख दी। ये याद रख लेना 0.44 इसका है, 1.23 इसका है, मिला करके ऐड करेंगे 0.67 इसका है, ठीक है। और बाकी फिर Fe2+3 में कन्वर्ट हो जाता है, जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके Fe2O3 बनाता है, जैसे जंग लगना है, ठीक। अच्छा, नॉर्मल छोटी क्लासों में समझा है, संसारण से बचने के लिए उस पर पेंट वगैरह कर देते हैं, कलर वगैरह, ये तो अपन घर में भी यूज करते हैं, कौन सी बड़ी बात है ना। लेकिन उसमें कोई बड़ी बात नहीं, उसको मैं लिखवाऊंगा भी नहीं। पर एक ये था गैल्वेनाइजेशन, है ना, यसद लेपन है क्या याद? हाँ, यसद लेपन, गैल्वेनाइजेशन, है ना, मतलब इसको एक और बोलते हैं शायद कुछ, यसद लेपन ही बोलते हैं, हो सकता है इसको कुछ है ना, रसद रसद कुछ ऐसा भी कुछ बोलते हैं ना हिंदी में। और यसद लेपन प्रॉपर वर्ड है इसका ना, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, गैल्वेनाइजेशन, या फिर गैल्वेनीकरण भी कई बार वर्ड सुन लिया जाता है इसके बारे में,
ठीक है। तो कुछ नहीं होता बेटा, लोहे पर क्या करते हैं ना, जिंक की परत जमा कर देते हैं। वैसे लोहे की जो सरफेस है उसके चारों तरफ जिंक को पिघला करके उसकी एक परत सी बना देते हैं, ठीक है। वो परत चढ़ाने का जो प्रोसेस होता है उसी को यशद लेपन कहते हैं। बस जिंक की परत चढ़ गई तो उसके बाद Fe2+ में नहीं होगा और ये नहीं होगा तो बाकी के पूरी रामायण नहीं होगी, ठीक है। अपना लोहा पड़ा रहेगा सुरक्षित। पेंट करने से भी यही होता है, उसकी लेयर के ऊपर एक लेयर बन जाती है कलर की, बस वो रोक देते हैं अभिक्रिया को होने से, यही होता है और कुछ नहीं है ना, ठीक है। तो इसमें लिख दो, जंग की प्रक्रिया को रोकने के लिए, जंग की प्रक्रिया को रोकने के लिए लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है जिसे यशद लेपन, ब्रैकेट में लिख देना, गैल्वेनीकरण कहते हैं, जिसे यशद लेपन, ब्रैकेट में गैल्वेनीकरण है ना, कहते हैं। यशद लेपन या फिर गैल्वेनीकरण कहते हैं, ठीक है। हो गया बेटा, चैप्टर कंप्लीट है। कुछ एक इसके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए ना। लिखो सबसे पहला एक क्वेश्चन, चैप्टर कंप्लीट हो गया ना। क्वेश्चन लिखो, दिए गए मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर धातुओं को उनकी बढ़ती हुई अपचायक क्षमता के आधार पर लिखिए। बढ़ती हुई अपचायक क्षमता के क्रम में लिखिए, ऐसे लिख दो ना, अपचायक क्षमता के क्रम में लिखिए। बढ़ती हुई अपचायक क्षमता के क्रम में लिखिए। अब कौन कौन सा दे रखा है बेटा वो लिख लो। एक तो है K+ से K, ये क्वेश्चन में गया है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके लिए लिख रहा है -2.93 वोल्ट, ठीक है। 5-6 दे रखे हैं, ऐसे कुछ है ना। Ag+ से Ag बना रखा है एक, लिखते रहो इनको ना। 0.80 वोल्ट है। एक दे रखा है Hg2+ से Hg, इसके लिए दे रखा है बेटा 0.79 वोल्ट। ठीक है। और भी दो और है, मैग्नीशियम2+ से मैग्नीशियम, इसके लिए बेटा 2.37 माइनस का -2.37 वोल्ट। और एक और दे रखा है क्रोमियम3+ से क्रोमियम, इसके लिए दे रखा है -0.74 वोल्ट। ये 5 दे रखे बस। किस क्रम में लिखना है बेटा? अपचायक क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम। तो याद करो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाई थी आपको, विद्युत रासायनिक श्रेणी। उस टाइम बताया था एसआरपी का घटता क्रम बढ़ता क्रम, ऐसे कुछ बताया था। बात करी थी हमने सबसे ज्यादा अपचायक का गुण किस में होता है, देखो उस टेबल में अगर याद हो तो। सबसे ज्यादा अपचायक का गुण किस में था? अपचायक का गुण लिथियम में था बेटा, है ना। ठीक है। देखो क्या होता है, जिसमें ऑक्सीकरण की क्षमता अच्छी होती है ना, वो अपचायक की तरह काम करता है। एक बार मैं वापस समझा देता हूँ, अगर कोई डाउट है तो इस चीज को समझना। जैसे मान लो बेटा मैंने लिखा एक तो लिखा A, इसकी रिएक्शन मान लो मैं B+ से करवा रहा हूँ।
इनकी रिएक्शन से ए तो कन्वर्ट होके बना दिया ए प्लस, है ना। बी ने क्या किया बेटा, बी प्लस से बन गया बी। हमें समझ में आ रहा है कि सर 0 से 1 पर गया है, इस पे 0 था कुछ नहीं है, तो इस पे +1 आ गया, बढ़ गया। बढ़ता है तो उसको क्या कहते हैं हम, ऑक्सीकरण। इस पे कितना था, प्लस का 1, प्लस के 1 से कितना हो गया 0, 0 हो गया तो क्या बोलेंगे इसको, अपचयन। सही है क्या यहाँ तक, है ना। ये तो हुआ था ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन, और ये हुआ है अपचयन, रिडक्शन। क्लियर है बात है। अब समझना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ए किस में कन्वर्ट हुआ, ए प्लस में। मतलब आप बोल दो कि सर ए का ऑक्सीकरण हुआ है, ए का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण, किस में हो गया, ए प्लस में। बी का क्या हुआ है सर, अपचयन हुआ है। बी का नहीं, बी प्लस का, बी प्लस का क्या हुआ है, अपचयन, किस में कन्वर्ट हुआ है, बी में। इतनी बातें समझ में आ रही है। इसमें अब एक और चीज समझना था, देखो ऑक्सीकरण ए का हो रहा है, पर ए का ऑक्सीकरण कौन कर रहा है, अपने आप बैठे बैठे तो चेंज नहीं हो रहा, वो इसका पड़ोसी जो ये, इसी ने कोई ना कोई दिक्कत करी होगी इसको। मतलब ए का ऑक्सीकरण हो रहा है, लेकिन वो कर कौन रहा है, बी प्लस। समझ रहे हो ना, ए का ऑक्सीकरण हो रहा है लेकिन कर कौन रहा है, बी प्लस। ठीक है, तो जो ऑक्सीकरण करता है ना उसको बोलते हैं ऑक्सीकारक। उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक कौन हुआ, बी प्लस। अरे बी तो कर रहा है ए का ऑक्सीकरण, इसलिए बी को तो क्या कह देंगे हम, ऑक्सीकारक, जो ऑक्सीकरण में हेल्प कर रहा है। कि ठीक है सर, बी का तो हो रहा है अपचयन, बी प्लस वाले का, पर इसका अपचयन कर कौन रहा है, ए कर रहा है, इसलिए ए को क्या बोलेंगे, अपचायक। क्या बात समझ में आ रही है। जिसका ऑक्सीकरण होता है ना वो खुद क्या बन जाता है, अपचायक। जिसका अपचयन होता है ना वो खुद क्या बन जाता है, ऑक्सीकारक। उल्टा होता है ये, ठीक है। ऑक्सीकारक जिसका होगा, ऑक्सीकरण जिसका होगा वो खुद क्या बनेगा, अपचायक। जिसका खुद का अपचयन होगा वो क्या बन जाएगा, ऑक्सीकारक। क्लियर हुई बात, ठीक है। अब आपको पता है बेटा, देखो एसआरपी मानक अपचयन विभव के आधार पर देखते थे। जिसका एसआरपी मानक अपचयन विभव कम होता था वो एनोड बनता था, है क्या याद है ना। एनोड बनता था, मतलब इस पर क्या होगा बेटा, ऑक्सीकरण। इस पर क्या होगा, ऑक्सीकरण, तो खुद क्या बन जाएगा, अपचायक बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई। इसका उल्टा भी मैं लिख सकता हूं, अगर एसआरपी कम की जगह ज्यादा कर दूं मैं, तो उसको क्या बनाना पड़ेगा, कैथोड। कैथोड पर क्या होगा, अपचयन होगा, और अपचयन हो रहा है तो वो खुद क्या बनेगा, ऑक्सीकारक बनेगा। समझ गए होंगे, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। इसमें एसआरपी देखो, अपन को क्या देखना है, अपचायक का क्रम देखना है। कौन सा क्रम देखना है, बढ़ता कि घटता, देखो एक बार, बढ़ता क्रम, ठीक है भाई। बढ़ता क्रम में मतलब सबसे कम अपचायक गुण किसमें होगा, जिसका एसआरपी सबसे कम होगा उसमें अपचायक गुण सबसे ज्यादा होगा, और जिसका एसआरपी सबसे ज्यादा होगा उसका अपचायक गुण सबसे कम होगा। सही है। पांचों में देखो भाई, एसआरपी सबसे कम किसका है, सबसे कम किसका है बेटा, तो सबसे कम तो पोटेशियम पे जा रहा है, ये रहा माइनस में 2.93, इससे कम किसी का नहीं है। तो इसका अपचायक गुण सबसे ज्यादा होगा, समझ गए। और सबसे ज्यादा किसका आ रहा है, तीनों तो माइनस के छोड़ दो, इन ज्यादा का तो प्लस में होगा। प्लस में इन दोनों में से ज्यादा कौन सा हुआ, 80 वाला, 80। इसका सबसे कम अपचायक गुण होगा, ठीक है। तो सबसे कम अपचायक किसका आएगा, एजी का। एजी से ज्यादा किसका होगा, एचजी का। ये हो गए दोनों प्लस वाले। इससे ज्यादा किसका होगा, तो तीनों माइनस में, माइनस में सबसे कम कौन सा है, यही है ना, ठीक है। तो क्रोमियम का, क्रोमियम के बाद किसका नंबर आएगा, मैग्नीशियम के बाद में पोटेशियम। ये हो गया इसका अपचायक का क्रम। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। बस एक लाइन लिखवाता हूं फिर आंसर लिख लो। ये एसआरपी का मान बढ़ने पर, एसआरपी समझ में आ रहा है ना, मानक अपचयन विभव। एसआरपी का मान बढ़ने पर अपचायक गुण में कमी होती है। एसआरपी का मान बढ़ने पर अपचायक गुण में कमी होती है। समझ गए होंगे। बस इतना, ये आंसर लिख लो बेटा, ये वाला ना, ठीक है। आंसर तो इसका यही है।
और जिसको इसमें डाउट हो वो इस बात को जरूर लिख लेना कि सर ये अपचायक क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, वो इसको अलग से नोट डाउन कर सकता है। हो गया? करें अगला? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। उस गैल्वेनी सेल को दर्शाइए जिसमें उस गैल्वेनी सेल को दर्शाइए जिसमें निम्न अभिक्रिया होती है, जिसमें निम्न अभिक्रिया होती है। फटाफट अभिक्रिया लिखो। ठीक है, इसके आगे भी क्वेश्चन है, अभी कंप्लीट करो आगे। इसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला लिखो बेटा, इसमें कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणावेशित है? कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणावेशित है? दूसरा लिखो, सेल में विद्युत धारा के वाहक कौन से हैं? सेल में विद्युत धारा के वाहक कौन से हैं? और तीसरा लिखो, प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया क्या है? प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया क्या है? प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया क्या है? ठीक है बेटा, आपसे देखो स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन पूछा है ना, सबसे पहले तो उसने कहा है पहली लाइन पढ़ो जब क्वेश्चन की स्टार्टिंग हो रही है। क्या बोला है इसने? उस गैल्वेनी सेल को दर्शाइए, मतलब सेल को दर्शाना है। सेल को दर्शाने का मतलब क्या है? उसका प्रदर्शन कैसे करते हैं? सेल प्रदर्शन हमने पढ़ा था, बीच में डबल वर्टिकल लाइन खींचते हैं, एक तरफ एनोड रखते हैं, एक तरफ कैथोड रखते हैं। एनोड में अपघट्य और सॉलिड इलेक्ट्रोड को अलग अलग रखते हैं ना। सबसे पहले एनोड देखेंगे बेटा, इस सेल के हिसाब से, अभिक्रिया के हिसाब से एनोड कौन सा बनेगा? जिंक का बनेगा। कि सर इस पे तो हो रहा है ऑक्सीकरण, सही है क्या? ऑक्सीडेशन। और इसका क्या हो रहा है? अपचयन, मतलब रिडक्शन। ऑक्सीकरण वाला अब एनोड होगा, ये कैथोड होगा। तो बीच देखो, इसमें सबसे पहले पूछा है सेल का प्रदर्शन, तो हम लिख देते हैं सेल का प्रदर्शन कैसे करते हैं, सेल को कैसे दर्शाते हैं। तो इसमें देखो बीच में डबल वर्टिकल लाइन आती है, इधर एनोड लिखेंगे। एनोड में क्या हो रहा है बेटा? जिंक है,
जिंक, एक लाइन खींचते हैं, किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा? जिंक 2+ में, एक्वस, सही है। फिर कैथोड, इधर कैथोड आएगा, कैथोड में क्या हो रहा है? Ag, चाहो तो 2 लिख दो, नहीं लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सही है। Ag किस में कन्वर्ट हो रहा है? 2Ag में। 2 नहीं लिखता मैं तब भी कोई परेशानी नहीं है, जरूरी नहीं है। 2 लिख दोगे तो गलत नहीं है, नहीं लिखोगे तो भी गलत नहीं है, पर बाकी का लिखना जरूरी है। ये हो गया सेल का प्रदर्शन। फिर क्या पूछा उसने? पहला, सेल का कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणावेशित है? अरे ऋणावेशित कौन सा होगा इसमें? एनोड होगा कि कैथोड होगा? एनोड होगा बेटा। ये कौन सा सेल है समझ में आ रहा है ना? इसमें अलग अलग रिएक्शंस हो रही है दोनों, ठीक है। उसने स्टार्टिंग में क्या बोल दिया, नाम क्या बोला है? गैल्वेनी सेल। गैल्वेनी सेल में एनोड नेगेटिव होता था, कैथोड पॉजिटिव होता था, ठीक है क्या? तो एनोड नेगेटिव होगा मतलब कौन सा है बेटा? जिंक इलेक्ट्रोड, सही है क्या? है ना, एनोड ही होगा। क्लियर हुई बात? दूसरी चीज क्या बोल रही है बेटा? सेल में विद्युत धारा के वाहक कौन है? किसकी वजह से विद्युत धारा उत्पन्न होती है? तो बेटा एक तो इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो होता ही है, इसके साथ साथ आयन भी होते हैं। जो सेल होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कौन होता है? आयन। मुख्य तो आयन ही होते हैं, पर इलेक्ट्रॉन भी निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन भी फ्लो होता है, वो भी इसके क्या हेल्प करते हैं। ध्यान रखना, विद्युत वाहक पूछे ना कौन से विद्युत धारा के वाहक कौन से? इलेक्ट्रॉन और आयन दोनों होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन और आयन दोनों होते हैं, ठीक है। तीसरा बेटा, प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया क्या है? प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया क्या है? तो हमें समझ में आ रहा है कि सर एनोड पे लिखनी है। एनोड पे अभिक्रिया क्या हो रही है? जिंक से बन रहा है जिंक 2+, सही है क्या? इसमें लिख देना बेटा वो सॉलिड और एक्वस, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, खुद को लिखना है वो इलेक्ट्रॉन देख के। कैथोड पे क्या अभिक्रिया हो रही है कि सर 2Ag लिया हमने, 2Ag+, ये एक्वस था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आके जुड़ गए होंगे तभी तो अपचन हुआ, और इसमें बन जाएगा 2Ag। और चाहो तो साथ में लिख देना, इसमें ऑक्सीकरण हुआ है, उसमें अपचन हुआ है। बाकी अभिक्रिया पूछी थी मैंने, लिख दिया अभिक्रिया। समझ गए क्या? बस ये है, ठीक है, लिख दो जल्दी। समझ में तो आ गई ना बातें? लिखो क्वेश्चन। 298 केल्विन पर 298 केल्विन पर 0.20 कैपिटल M HCl
विलयन की चालकता विलयन की चालकता 0.0248 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स है। सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स है। तो इसकी मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। तो इसकी मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। इसकी चालकता ज्ञात कीजिए। अच्छा, कौन सी चालकता निकालनी बेटा? मोलर चालकता। याद है क्या मोलर चालकता को किससे डिनोट करते थे? लैम्डा एम से बेटा। लैम्डा एम फाइंड करना है आपको। लैम्डा एम का फॉर्मूला याद है क्या आपको? K इंटू 1000 अपॉन कैपिटल M है क्या याद? एक लैम्डा इक्विवेलेंट और निकालते थे तुल्यांकी चालकता, उसमें K इंटू 1000 बट्टा इस कैपिटल N नॉर्मलता लिखते थे यहाँ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता था मोलर चालकता का। ठीक है, ये आपको दिया गया इतने M, यानी कि ये तो हुई बेटा सांद्रता का मान 0.20 और ये चालकता आती है, चालकता को K से लिखते हैं। K का मान कितना है? इतना मान है। आगे सारे मान, तो K की जगह K का मान लिखो कितना बेटा? 0.0248 इंटू 1000 बट्टा कैपिटल M कितना दे रखा है? 0.20। सही है क्या? ठीक है, देखो इस दो को, इसको तो हटा दो वैसे ही है ना। इसमें देखोगे आप 3 जीरो होती है ना, तो यहाँ आ गया 24.8। सही है, और उसका एक पॉइंट इससे हटा दो, डायरेक्ट सारे पॉइंट खत्म। 248/2 बचेगा, 2 का भाग दूंगा तो डायरेक्ट 124 आ गया। सही है, अब यही आएगा ना सर, आप देख लेना थोड़ा है ना। ये बताओ इसकी यूनिट क्या लिखूंगा बेटा? मोलर चालकता की यूनिट डायरेक्टली याद है क्या आपको? सबकी लिखवा रखिए एक एक यूनिट। भूल गए होंगे ना? देखो देखे क्या है। क्या है बेटा इसकी यूनिट? मिल गई क्या? सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर, अरे स्क्वायर बेटा ना, सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। मिल गई क्या? सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स मोलर चालकता की यूनिट है ना। लिखवा रखिए, नोटबुक में देख लेना। ठीक है, ओके टाओ लिख लो इसको ना, लिखवाइए ना, आपको पता तो है ना। ठीक, चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। एक कल की क्लास में और थोड़े बहुत क्वेश्चन है बेटा इसके, वो डिस्कस करेंगे है ना। ठीक है, नया चैप्टर हम परसों की क्लास से स्टार्ट करेंगे, कल की क्लास में भी इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।